चिचोली की पवित्र धरा पर सबसे पहले मैं धरती माँ को श्री चरणों में वंदन अभिनंदन नमन करते हुए हमारे पूज्य बिरसा मुंडा, टंटिया भील, वीर गुंडाधुर, संकरसा, रघुनाथा, खाद्या नायक, पूजा नायक और हमारे समस्त क्रांतिकारी योद्धाओं को नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर राज रावण परते, शिवानी धुर्वे और एक को ने नंदलाल परते जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि जो काम आदिवासी महोत्सव का काम जो सरकार का होता है वो सरकार नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों ने करके दिखा दिया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बैतूल, हरदा और आसपास के जिले से उपस्थित हमारे समस्त छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और प्रदेश के अलग अलग जिलों से उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी जैस योद्धाओं का तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे बीच उपस्थित मकड़ाई राजकुमार, हमारे अजय शाह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे बैतूल जिले के जैस जिलाध्यक्ष संदीप जी धुर्वे जी, हमारे मध्य प्रदेश टेक्निकल टीम के एक्सपर्ट हमारे जामन कुमरे जी, हमारे राजा भाई धुर्वे जी, हमारे बीच उपस्थित हमारी सभी मातृ शक्तियाँ, नारी शक्तियाँ और हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे हमारी सभी बहनें, हमारे सभी वरिष्ठगण, बुद्धिजीवीगण, बुजुर्गगण, नागरिकगण, मैं सभी को तहे दिल से सेवा जोहार करते हुए और मैं इस चिचोली के समस्त ग्रामवासियों का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मैं दूसरी बार ही आया था यहाँ। मुझे दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 2017 में जब विधायक नहीं बना था तब आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और इसी जगह पे बहुत शानदार जानदार कार्यक्रम आयोजित किया था। तब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं भविष्य में विधायक बन जाऊंगा, लेकिन बड़े देव की कृपा से हमारे उस समय में मुझे याद है, मेरे ख्याल से बड़ा देव की मूर्ति स्थापना था, उसी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था। और साथियों, बड़े देव की कृपा से मैं 1 साल बाद ही विधायक बन गया। आज इतने सारे हमारे युवा साथी आए हैं, मैं भी ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ, बड़ा देव का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बने, आप लोग भी विधायक बने, सांसद बने और जो हमारे पुरखों के सपने हैं उनके सपनों को साकार करें। साथियों, बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि दिल्ली एम्स की नौकरी छोड़कर डॉक्टर हीरा अलावा मध्य प्रदेश आया और 1 साल के भीतर ही मध्य प्रदेश की राजनीति में तो मतलब ऐसा उतरा कि डायरेक्ट विधायक बन गया। बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बड़ा देव की कृपा, हमारे पुरखों का आशीर्वाद रहा। लोगों को अभी भी नहीं पता कि डॉक्टर हीरा अलावा ने इतने बड़े संस्थान की नौकरी छोड़ी, क्यों विधायक। मैं आप लोगों को मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि साथियों, हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे पुरखों ने बहुत लड़ा। आज ये थोड़े बहुत गांव, हमारी जमीन, हमारी ये संस्कृति, हमारी ये परंपराएं बची हुई है, तो इसके पीछे हमारे कई क्रांतिकारियों ने बहुत अपना बलिदान दिया। कई लोगों ने की शहादत है इसके पीछे। बिरसा मुंडा हो, वीर गुंडाधुर हो, टंटिया भील हो, शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, रानी दुर्गावती जी हो, कई ऐसे क्रांतिकारी रहे जो इसी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए लड़े और शहीद हो गए। और उनकी बदौलत आज ये आदिवासी गांव, आदिवासियत, हमारी संस्कृति, अपनी पहचान जिंदा है। और उसी पहचान को जब 200 साल तक ये देश अंग्रेजों की गुलामी में रहा और 200 साल बाद जब आजाद हुआ, जब आजाद भारत में संविधान लिखा गया, तो संविधान में जो हमको अधिकार मिले 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में, उन अधिकारों को संविधान में तो मिल गया, संविधान में तो दे दिया। और संविधान में भी वो इसीलिए मिला क्योंकि बिरसा मुंडा, टंटिया भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे क्रांतिकारी वीर आदिवासी योद्धाओं ने हमारे लिए लड़ा, हमारे लिए शहादत हुए, हमारे लिए बलिदान हो गए। जब आजाद नहीं हुआ था हमारा देश अंग्रेजी शासन काल में, जिन एरिया को अंग्रेजी कानूनों में एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कहा गया,
बहिष्कृत एवं आंशिक बहिष्कृत एरिया कहा गया। आजाद भारत में, आजादी के बाद भारत के संविधान में उन्हीं क्षेत्रों को अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में परिभाषित किया गया और वो अधिकार हम आदिवासियों को दिया गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे आदिवासी, मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल्य राज्यों में हमारे कई पुरखों ने एक आंदोलन किए थे। बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन किया, टंडेभिल ने आंदोलन किया। उस आंदोलन की लड़ाई की मुख्य जड़ थी कि जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। उन्हीं अधिकारों को हासिल करने के लिए भारत देश में आज दिनांक तक 5000 से ज्यादा आदिवासी संगठन बने हुए। कितने? 5000 से भी ज्यादा आदिवासी संगठन बने हुए और इन्हीं अधिकारों को, जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ने के लिए कितना जाने कितने लोग तो नक्सलवाद के नाम पे इनकाउंटर करके मार दिए गए। कितने लोग आज जेलों में, आज भारत की विभिन्न जेलों में 3 लाख के लगभग कैदी हैं जो विचाराधीन कैदी है। मतलब उन कैदियों के ऊपर कोई निर्णय नहीं होता। किसी की 10 साल सजा हो गई, किसी की 20 साल सजा हो गई, अभी भी विचाराधीन कैदी है। और उन सब कैदियों में 75 से 80% लोग जो कैदी हैं उनमें आदिवासी लोग हैं। उनके न्याय के लिए, उनके दर्द के लिए, उनके अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा है? आजाद भारत में जब संविधान लिखा गया था, संविधान सभा में एकमात्र ऐसा नेता हुए थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा, जिसका हमारे युवा पीढ़ी बहुत कम जानते हैं ना। भाषणों में, अपने संवैधानिक अधिकारों की बातों में जयपाल सिंह मुंडा जी का बहुत कम जिक्र होता है। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा जी एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता थे जिन्होंने खुलकर आदिवासियत की बात संविधान सभा में रखी, जिन्होंने खुलकर संविधान सभा में कहा कि हमें अनुसूचित जनजाति नहीं, हमें शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही कहा जाए, क्योंकि आदिवासी का मतलब होता है आदिकाल से वास करने वाले, प्राचीन काल से इस भारत भूमि में निवास करने वाले, इस भारत के मालिक, इस देश के मूल मालिक। हमें वही पहचान हमें संविधान सभा में, संविधान में, भारत के संविधान में दी जाए। ये बात अलग रही कि हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी का संविधान सभा में समर्थन करने वाले सदस्य और भी लोग थे, उन्होंने नहीं सपोर्ट किया और आखिर में अनुसूचित जनजाति के रूप में हमें पहचान दी गई। अब अनुसूचित जनजाति की जो पहचान मिली, आप हमारे देश के आदिवासी समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं को समझने की जरूरत है कि जो अनुसूचित शब्द जो जुड़ा हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड जो शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि हमारी पहचान अभी भी हम ट्राइब तो है, लेकिन ट्राइब भी शेड्यूल्ड है, सूचीबद्ध है। जिस दिन राष्ट्रपति चाहेंगे उस दिन इस सूची पे हमको बाहर कर दिया जाएगा, उस दिन इस सूची में अन्य जातियों को जोड़ दिया जाएगा। इस शेड्यूल्ड शब्द की कमजोरी आप लोगों को समझना पड़ेगा और हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी थे वो इसी बात का उनको दुख था कि अगर हमको अपनी मूल पहचान इस आजाद भारत में भी हमारे आदिवासी भाइयों को नहीं देंगे ये संविधान, तो हम लोगों की लड़ाई और इस देश की आजादी में हम लोगों का क्या महत्व रहेगा। आपने भी देखा कुछ समय पहले मोदी सरकार ने 10 से 11 जातियों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल किया। उसमें छत्तीसगढ़ की, हिमाचल प्रदेश की और झारखंड की कुछ जातियां हैं। वो अभी तक ओबीसी में थी या सामान्य में थी, उनको एसटी में शामिल किया गया। ये भारत के संविधान में जो अनुसूचित जनजाति शब्द हमने मिला, उसका सबसे बड़ा कमजोरी है। आपने देखा होगा कि झारखंड की तामड़िया, छत्तीसगढ़ की भारिया जातियों को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में जब संविधान बनने के बाद में 1965 तक एक बहस चली कि किनको आदिवासी माना जाए, किनको आदिवासी नहीं माना जाए। तो कई ऐसे लोग थे, एक लोकुर कमेटी बनी 1965 में, बीएस लोकुर रिटायर्ड जस्टिस थे। बीएस लोकुर ने मापदंड निर्धारित किए कि जिनकी अपनी संस्कृति हो, जैसे हमारे अभी गोंडवाना के हमारे क्रांतिकारी जो डांस ग्रुप था, जो अभी डांस कर रहे थे, वो एक अपनी संस्कृति है कि उनकी एक अपनी संस्कृति होनी चाहिए, अपने रीति रिवाज होने चाहिए, अपना एक स्वभाव होना चाहिए। सामाजिक पिछड़ापन और भौगोलिक स्थिति, ये 4-5 मापदंड निर्धारित किए थे अनुसूचित जनजाति होने के लिए लोकुर कमेटी ने। लेकिन जिस प्रकार आदिवासियत के ऊपर आज आरएसएस जैसे संगठन हमला कर रहे हैं,
पूरे आदिवासी समाज का बुद्धिजीवी चुप है, पूरे आदिवासी समाज के लीडर लोग चुप है। किसी एक आदिवासी विधायक और आदिवासी सांसद को शर्म नहीं आती है कि आरएसएस जैसे संगठन आज आदिवासी पे हमला कर रहे हैं और हमारे लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और अगर आप लोग चुप रहे तो ये आदिवासी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में पहचान मिली आपको, ये संविधान में जो हमारे बिरसा मुंडा क्रांतिकारी टंट्या भील जैसे योद्धाओं के कारण पहचान मिली, ये पहचान हमको खत्म कर दी जाएगी। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने बड़वानी जिले के चाचरा में कार्यक्रम आयोजित किया, पेशा जन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं इस कॉमन सिविल कोड की। पेशा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए स्पेसिफिक एरिया है, विशेष क्षेत्र है, और आर्टिकल 244(1) के तहत विशेष अधिसूचित क्षेत्र घोषित किए गए। और इसमें यह बात सुनिश्चित की गई कि इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं हैं, और उनको संरक्षण करने का भी उन्हें अधिकार है। ये संविधान का आर्टिकल 244(1) देता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुले मंच से कहते हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। बात उनको पैसे की करनी, पैसा कानून की करनी चाहिए, और बात कॉमन सिविल कोड की करनी चाहिए, कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के किसी भी एक भी आदिवासी नेता को, आदिवासी सांसदों को, आदिवासी संगठनों को समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन सिविल कोड मतलब लागू हो गया मतलब आपकी 5वीं अनुसूची खत्म, आपकी 6वीं अनुसूची खत्म, फिर क्या है? फिर कुछ नहीं। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, फिर घंटा बजाते रहो, कुछ नहीं रहने वाला है। झारखंड के एक बड़े आदिवासी नेता, बड़े क्रांतिकारी और लोकसभा के शायद अध्यक्ष भी रहे, कड़िया मुंडा जी, उन्होंने कहा है कि जो नाचेगा वो बाचेगा, मतलब जो नाचने वाला बचेगा, मतलब जो अपनी संस्कृति को बचा के रखेगा वो बचेगा। लेकिन मैं डॉक्टर हीरा अलावा कह रहा हूँ कि जो बोलेगा, जो लड़ेगा, जो छीनेगा वही बचेगा, नहीं तो खत्म कर दिया जाएगा। और मेरे विधानसभा में जाने का मकसद यही था कि विधानसभा में जाके लड़ेंगे तो हमें मिलेगा। जंगल में नाचा मोर देखा किसने? आप जंगलों पहाड़ों में कितने भी चिल्लाते रहो, चीखते रहो, कौन सुन रहा? बैतूल में कभी भी वन विभाग के फॉरेस्ट के अधिकारी आएंगे, आपके हरदा बैतूल में आदिवासियों के घर जला देंगे, आदिवासियों को जंगलों से भगा देंगे, कौन सुन रहा तुम्हारी? सुनी क्या आज तक इस आजाद भारत में? आदिवासियों की सुनने वाली सरकारें इस आजाद भारत में मुझे तो नहीं दिखी भाई। और आज ये पीले गमछे और जय संगठन के कारण मैं बता रहा हूँ, एक ये क्रांति है, एक ये विचार है कि आज इस संगठन के कारण मध्य प्रदेश सरकार को पेशा कानून, मध्य प्रदेश विधानसभा में पेशा नियम 2022 बनाना पड़ा, मूल कानून बनने के 26 साल बाद। और आज ये जय संगठन की ताकत है कि शासन और प्रशासन डर रहे हैं अभी भी, वरना ये जंगलों में जिन के पट्टे नहीं मिले हुए जो 40 साल 50 साल से रह रहे, सबको एक दिन बाहर कर देंगे आप लोग। अभी पिछले फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ एनजीओ के नाम से याचिका लगी थी, और उस याचिका के नाम पे कहा कि जिन के पट्टे नहीं उनको जंगलों से सबसे भगाओ, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था। 10 सरकारें, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 10 सरकारें कोर्ट में गई और स्टे अभी भी स्टे मिला हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी भी खत्म नहीं हुआ। और जिस दिन वो स्टे हटेगा जंगलों से हमको भगाया जाएगा। बचाएगा कौन? बचाएंगे ऐसे युवा नेतृत्व करता जो आपके लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में लड़ रहे हैं, लेकिन वहां जाकर आपके नाम से गुलामी करने वाले नेता, चाहे किसी भी पार्टी को, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अगर आदिवासियों की बात नहीं करते, आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ते, ऐसे नेताओं को अगले विधानसभा चुनाव में हमको बाहर भगाना पड़ेगा। अभी हमारी आगर मालवा में मेरी एक सभा थी, जयेश महापंचायत 5 तारीख को, तो मैंने वहां एक नया नारा दिया, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई इतने भोले वाले, उनको पता ही नहीं है कि उनका नेता कैसा हो, उनका नेता कौन। क्योंकि ये 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा कानून, एक गांव में दाड़की करने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को थोड़ी समझ में आता है। दिन भर दाड़की करके, मजदूरी करके, खेती करके आते हैं, पैसा 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची क्या समझ में आएगी?
तो मैंने उनको एक नारा दिया कि 2023 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो भी आदिवासी नेता तुम लोगों से वोट मांगने आएगा तो आप लोग उनको पहचानोगे कैसे। तो मैंने उनको नारा दिया कि आदिवासी नेता कैसा हो तो आप लोगों को बोलना है कि जो जय आदिवासी कहता हो। कम से कम पता तो चलेगा कि हमारी बात बोल रहा है तो हमारा जय। तो हमारा नेता कैसा हो, जय आदिवासी बोलता है। हमारा नेता कैसा हो, जय आदिवासी। ये पता है जय आदिवासी जो कहता है, ये जब भी नेता आएंगे तो भाषण आपको ये बोलना है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के नेता आएंगे वो तो क्या बोलेंगे, वनवासी, तो वो तो ऐसे आउट हो जाएंगे हमारी लिस्ट से। बात समझ रहे हो? तो या तो मजबूरी में उनको जय आदिवासी बोलना पड़ेगा वोट लेने के लिए, या फिर वैसे गांव से बाहर। तो हमारा नेता कैसा हो तो जो जय आदिवासी कहता हो, ये नारा गांव गांव में चस्पा करो और विधानसभा चुनाव से पहले उसमें हम लोग जारी कर दे कि वही नेता हमारे क्षेत्र में वोट मांगने आए जो जय आदिवासी कहता हो, अन्यथा हमारे बीच में नहीं आए। क्योंकि ये देखो, ये जब तक सामाजिक जन जागरूकता नहीं आएगी तब तक हमारे नेताओं को ये विधानसभा और लोकसभा में हमारे गए हुए, हमारे चुने हुए नेताओं को समझ नहीं पड़ने वाली। मेरे भाइयों, मैं खुद अभी विधानसभा का सदस्य हूँ, लेकिन अभी पेशा कानून में संशोधन नियम माने गए तो मध्य प्रदेश में मुझे तो नहीं लगता कि और विधायकों ने संशोधन दिए राजभवन को। तो ऐसे नेता जो 5वीं और 6वीं अनुसूची का ज्ञान नहीं रखता है, ऐसे नेता, ऐसी सरकारें जो 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात नहीं करती, ऐसी सरकारें हमारे आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए किसी काम की नहीं। मेरे भाइयों, इस बात को गठान बांध के आप लोग डाल लो दिमाग में। अब मैं आता हूँ 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। हमारे पढ़े लिखे आदिवासी समाज के युवा, बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस से लेके आईपीएस से लेके सारे अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, 5वीं और 6वीं अनुसूची का ज्ञान बहुत कम लोगों को और बहुत कम लोगों को है, इसीलिए कभी 5वीं और 6वीं अनुसूची हमारे लिए मांगी नहीं। 5वीं अनुसूची और 6वीं, देखो शॉर्ट में समझाऊंगा कि 5वीं, देश में 2 तरह के क्षेत्र निर्धारित किए गए, एक सामान्य क्षेत्र और दूसरा 3 तरह के, एक सामान्य क्षेत्र, दूसरा शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्र और तीसरा आदिवासी क्षेत्र। अभी भी हमारे 90% आदिवासी भाइयों को नहीं पता, अभी हमारे अनुसूचित क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र मानते हैं, बोलने की भाषा अलग है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को कहा गया है, ट्राइबल एरिया, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 6वीं अनुसूची जहाँ पे लागू होती है। और जो शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें भारत के 10 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 5वीं अनुसूची के 10 राज्य। 6वीं अनुसूची जहाँ पर 100% ट्राइबल है, गिने चुने सामान्य होंगे, वहां पर स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है। और स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद को इतना अधिकार है कि वो आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की रीति रिवाज, आदिवासियों की परंपराओं को बचाने के लिए कानून बनवा सकती है। लेकिन हमारे 5वीं अनुसूची में ऐसी कोई परिषद नहीं है। हमारे 5वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा को पावर दिया गया, और ग्राम सभा को भी पावर दिया तो है, लेकिन ये 26 साल बाद अभी ग्राम सभा परिभाषित की गई है। अभी पेशा कानून क्या है, 5वीं अनुसूची का एक छोटा सा पार्ट उठा के ग्राम सभा को डिफाइन किया गया और ग्राम सभा को थोड़े से अधिकार दिए गए। लेकिन हमको अधिकार क्या चाहिए, 6वीं अनुसूची जैसे अधिकार चाहिए, हमको पूरी 5वीं अनुसूची चाहिए। पर जब तक सरकार 5वीं अनुसूची लागू नहीं करे, कोई भी पार्टी हो, वोट मत दो मेरे भाइयों। किसी की हिम्मत नहीं होगी। हम जेएस के माध्यम से हमने कहा, बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमें युवा नेतृत्व चाहिए, नए पढ़े लिखे युवा जो संविधान में ज्ञान रखते हैं, जो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, उनको विधानसभा लोकसभा भेजो। जिनको 5वीं और 6वीं अनुसूची के 5 शब्द नहीं पता, उनको विधानसभा और लोकसभा भेज के क्या मतलब है, जिनके प्रश्न दूसरे बनाते हैं। अरे आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी, जयपाल सिंह जी मुंडा जैसे बुद्धिजीवी और टंटे भील जैसे योद्धाओं को विधानसभा और लोकसभा में जाना पड़ेगा, तब हमारे समाज का भला होगा। अन्यथा हमको जल्द जगह जमीन से बेदखल करने जाएगा। जो कुर्बानी हमारे पुरखों ने दी है, जिस आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों आदिवासी भाई कुर्बान हो गए, उनका कुर्बान व्यर्थ चले जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, अभी हम जागे, समझे और ऐसे युवाओं को विधानसभा और लोकसभा
में भेजे जो हमारी बात करता हो, हमारी लड़ाई लड़ता हो, वरना गुलाम लोगों को, राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करने वाले नेताओं को भेजोगे तो आप लोगों को ये आजाद भारत में बहुत सारी हमारे जल जंगल जमीन इन्होंने बेच दिए और आने वाले कुछ वर्षों में थोड़ी बहुत जो बची है वो भी बेच दी जाएंगे। हमारी माताओं को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं गोंडी नहीं बोल पा रहा हूँ इसलिए शायद नहीं समझ पा रही हूँ, सीखना पड़ेगी। अभी क्या हमको थोड़ी बहुत ढीली और भिलाली भाषा आती है, इसलिए गोंडवाना क्षेत्र में आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोग बुला लेते हैं। आज भी मेरे पास बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, फिर भी मैं भोपाल से आया। हमारा 11 को सीधी में जयस की महापंचायत। और देखो हमारा उद्देश्य डॉक्टर हीरालाल अलावा को विधायक बनना मेरा कोई सपना नहीं था। मेरा सपना था कि जयपाल सिंह मुंडा के सपनों को कैसे साकार करें, टेंचा भील के सपनों को कैसे साकार करें, बिरसा मुंडा के सपनों को कैसे साकार करें। अभी उनके जैसी क्रांति करने जाऊंगा तो जेल में डाल के कोई जमानत दिलाने वाले भी नहीं मिलता आजकल। जब आदिवासियों की जमानत कोई नहीं देता, बहुत मुश्किल से। अभी अभी बैतूल में वो रायचंद ने भड़का दिया था आप लोगों को, 10-10, 15-15 धाराएं लगी हुई है। कौन कब तक वहां जाते रहोगे, कब तक बार बार तारीख पे तारीख वाला कार्यक्रम चलाते रहोगे। तो इसीलिए कि हमारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के भीतर रहकर आज डॉक्टर हीरालाल अलावा के ऊपर और हमारे साथ नेतृत्व कर रहे 10 सालों के भीतर एक युवा पे एफआईआर नहीं होने दी मैंने। क्योंकि आदिवासियों के ऊपर एफआईआर हो गई तो बेचारों को छुड़ाएगा कौन, वकीलों को पैसा कौन देगा। वैसे तो बड़ी मुश्किल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए मैंने युवाओं से हमेशा कहा था कि हम अपनी भाषा हमेशा संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, उटपटांग भाषणबाजी नहीं करें। और हम लोग आरोप लगाए सरकारों के ऊपर, लेकिन आरोप इतना हो कि भविष्य में इतनी संभावनाएं बनी रहे कि कभी भविष्य में आमना सामना हो जाए तो नजर से नजर मिलाने की हिम्मत और इतनी औकात होनी चाहिए। कभी भी व्यक्तिगत हमले नहीं करें हमारे युवा। देखो हम क्या करना चाहते हैं। मैं बोला कि डॉक्टर हीरा अलावा का अगर ये बात मध्य प्रदेश का आदिवासी समझ गया और प्रदेश और देश का आदिवासी समझ गया अगर हमारी बात, तो मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस क्रांति, जिस जल जंगल जमीन के लिए हमारे बिरसा मुंडा, टंट्या भील और लाखों आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया, डॉक्टर हीरा अलावा आप लोगों से मैं कहना चाहता है कि अगर हमारी आवाज और हमारी बात समझ गए तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि बिना एक आदिवासी को जेल में भेजे हम 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करके दिखवा देंगे। क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र में हमारा एक वोट, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो हमारा आदिवासी समाज पिछले 70 सालों में कच्ची और मच्छी में बिकते आ रहा है, एक बोतल दारू में बिक जा रहा है, छोटा मोटा कपड़ा दे देता है, स्वेटर दे देता है, हमारा आदिवासी समाज इतना भोला भाला बिक जाता है। जिस दिन हमारे समाज ने ये आदिवासी समाज ने वोट की कीमत समझ ली, उस दिन ये 5वीं और 6वीं अनुसूची को धरातल पे लागू करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू हो गई, जैसे अपन जंगल में जाते ना, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसमें घुसना मना है, तो जिस दिन 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू हो गई तो उस दिन यही बोर्ड लग जाएंगे कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना, इनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना मना है। इसे बोर्ड लिखे रहेंगे हर गांव के बारे में। लेकिन देश के किसी भी राज्य में 5वीं अनुसूची के रेगुलेशन नहीं बनाए। लेकिन मैं आप लोगों को डंके की चोट पे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर हीरा अलावा जब तक मध्य प्रदेश के विधानसभा में रहेगा, 5वीं अनुसूची के नियम बना के, इसके रेगुलेशन बना के रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन इसके लिए हमारे समाज को मेरे जैसे युवाओं के ऊपर कम से कम विश्वास करना पड़ेगा। आज ये पीले गमछे के कारण मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आज से 7-8 साल 10 साल पहले हमारे आदिवासी समाज के कई पढ़े लिखे अधिकारी जो इंदौर और भोपाल में 2-2 4-4 बंगले बना लिए हैं, खुद को आदिवासी बोलते थे कि हम तो ठाकुर हैं, हम राजपूत, भिलाला राजपूत है, हम पता नहीं ढेमका जाति के दरबार हैं, हम पता नहीं, ऐसे कि खुद को आदिवासी बोलने में शर्म आती थी। लेकिन जयस के कारण आज हमारा पढ़ा लिखा युवा, नौकरी वाला गांव में बोल रहा है कि एक तो पहली बार अपन दूसरों की जय जयकार करते हैं, लेकिन पहली बार जयस के माध्यम से जय आदिवासी बोल रहे हैं। मतलब आदिवासी की जय हो, आदिवासी की जीत हो। और ये हमारा समाज, और हमने जयस के माध्यम से नया नारा भी दिया है कि समाज जोड़ो अभियान। हमने माझी समाज
कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में 50 से 60 लाख की संख्या है। माझी समाज के पूरे प्रदेश के संगठन के पदाधिकारियों ने एक साथ होकर जयेश को समर्थन दे दिया और कहा कि जयेश मिशन 2010 युवा नेतृत्व 2023 में आपके साथ हम खड़े रहेंगे और नया युवा नेतृत्व करेंगे। हम धनगर समाज, हम साहू समाज, ओबीसी की कई पिछड़ी जातियों को, सभी साथियों को कहा है कि अगर जयेश जैसे क्रांतिकारी वैचारिक संगठन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं और मिशन 2023 में युवा नेतृत्व के साथ कंधे से कंधे मिलाकर प्रदेश और देश को नया नेतृत्व देना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग किसी धर्म, जाति और समुदाय के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। आज ये हमारे हरदा के भाइयों ने दर्द व्यतीत किया कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये सिर्फ हरदा की बात नहीं है, प्रदेश के सभी आदिवासी बहुल जिले की। अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में हर बार, अभी पिछले बार 2.5 लाख करोड़ का बजट पास हुआ था। प्रतिवर्ष इतना होता है, अभी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन 2.5 लाख करोड़ में 26,000 27,000 करोड़ आदिवासी का होता है। लेकिन गांव में कितना पैसा पहुंच रहा है? कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। आज सरकार की योजनाएं तो बन रही है, लेकिन आदिवासी इलाकों में योजनाएं कहाँ पहुंच रही है? तो इस 70 सालों में जब आदिवासियों का विकास नहीं होता, आगे कैसे करेगी राजनीतिक पार्टियां? क्योंकि ये कोई रूल्स और रेगुलेशन आदिवासी इलाकों में आज तक नहीं बना पाई मेरे भाई। इसलिए जयेश के माध्यम नए युवा नेतृत्व चाहिए जो राजनीतिक पार्टियों की नींदें खोले, जो राजनीतिक पार्टियों को इस बात का एहसास दिलाए कि अब आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा युवा जागरूक हो गया। अगर अब नहीं समाज की सुनी, अब इनके अधिकारों की बात नहीं करी, तो ये चुनाव में आप लोगों को वोट मांगने के लिए गांव में नहीं घुसने देंगे। इस बात की गारंटी देना पड़ेगा। मैं हमारे आदिवासी समाज, प्रदेश और देश के आदिवासी समाज से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, हम हमारी पूजा पद्धतियों में ज्यादातर देवी देवताओं को हम लोग महुए की दारू चढ़ाते हैं। देवों को दारू चढ़ाए वहां तक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारी परंपरा का सवाल है, हमारे रीति रिवाज का सवाल है। लेकिन देवों को चढ़ाने के साथ साथ ये खुद को भी चढ़ाने लग जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। खुद को चढ़ाने के चक्कर में हमारा 75% युवा, पढ़ा लिखा युवा दारू के नशे में सुबह से शाम तक डूबे रहता। और आज इस कारण हम कभी पिछड़े रहे हुए पिछले 70 सालों में। ये नशा मुक्ति हो, मैं सिर्फ दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे गांजा हो, चाहे बीड़ी हो, तंबाकू हो, इसको छोड़ने के लिए जयेश के माध्यम से हम गांव-गांव अभियान चलाए और नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति समाज होना चाहिए। देवों को चढ़ाए लेकिन खुद को नहीं चढ़ाए, मतलब व्यक्तिगत दारू नहीं चढ़ाए, पिए नहीं, कहने का मतलब खुद नहीं पिए, कम से कम देवों तक सीमित रहे। ये ऐसा होगा तो हम समाज में और क्रांतिकारी बदलाव, सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक बदलाव भी ला सकते हैं। क्योंकि नशे में रहने वाला आदमी को हम बोलेंगे यार तो मेरे को वोट डालना, तो उसको समझ थोड़ी ना पड़ेगा किसको वोट डालना। कई बार तो इतनी पिला दी जाती है कि वोट डालने ही नहीं जा पाते हमारे लोग। ये सब हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 60 से 65% वोटिंग होती है। अगर जिस दिन आदिवासी इलाकों में 100% वोटिंग होने लग गई और हमारे युवा समाज के माध्यम से खड़े हो गए, तो उनको कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में हरा नहीं पाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ये चुनाव में दारू पीकर वोट मांगने वाली परंपरा हमको खत्म करना पड़ेगी। साथियों, मैं कचरार की इस धरती पे और बैतूल, हरदा, हमारे होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिले के जयेश युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों की बहुत सारी मांगे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है कि ये पूरे जंगल क्षेत्र में जहाँ पर ये शेड्यूल्ड एरिया घोषित होना चाहिए था, कुछ ही जगह पे इन्होंने शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया, लेकिन बड़े पैमाने पे सामान्य क्षेत्र घोषित करके हमारे आदिवासियों के जो अधिकार थे 5वीं और 6वीं अनुसूची की जो मिलने चाहिए थे, आजाद भारत में 70 साल 75 साल में नहीं मिल पाए। इस अमृत काल में अमृत के छींटे हमारे आदिवासियों तक नहीं पहुंचे। केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सरकार भले अमृत महोत्सव मनाए, क्योंकि अमृत के छींटे अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के मुंह में गिर रहे हैं, आदिवासियों के मुंह में अमृत के छींटे नहीं गिर रहे मेरे भाई। इस बात को आप लोग को समझना होगा। कैसा कानून शिवराज सिंह चौहान जी लेके आए, लेकिन जो ग्राम सभा को अधिकार देना चाहिए था, क्योंकि बिना पैसे के ग्राम सभाओं को कभी ग्राम सभाएं गांव का विकास नहीं कर पाएगी। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में ग्राम सभाएं एक साल में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमाती है, क्योंकि वहां पे रेती के खदाने हैं।
गिट्टी की खदानें, वहाँ पे और भी जो मिनरल्स निकलते हैं उसमें ग्राम सभा को बेचने का अधिकार है। सरकार को रॉयल्टी जमा करती है, पर वो इनकम आती है वो ग्राम सभाओं को जाती है। आज गांव में नाली बनाना है, गांव में लाइट लगवाना है, तो पैसा सरकार कितना देती है? एक साल में एक गांव को 2 से 3 लाख रुपया। आप बताओ कि 2 से 3 लाख एक छोटी सी नाली बनाने में इतना खर्च हो जाता है। हमारे एक गांव में 8 से 10 मोहल्ले हैं। मैंने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को एक और लेटर लिखा है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना है, वो एक गांव को एक सिरे से जोड़ दिया है, लेकिन गांव के 10 मोहल्ले 12 मोहल्ले वो गांव अभी भी वहां पे सड़कें नहीं है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर गांव के हर मोहल्ले को जोड़ा जाए ताकि गांव को भी अच्छी सड़कें मिल सके। उसके लिए हमने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव भेजे हैं। साथियों, ये आदिवासियों की लड़ाई और आदिवासियों की लड़ाई, ये विधायक और सांसद इसलिए नहीं बनना है कि अपने को पैसे कमाना है, इसलिए बनना है कि जयपाल सिंह मुंडा जी का सपना साकार करना है, पूरा करना है। टंट्या भील की जो सपना अधूरा रह गया उसको पूरा करना है। बिरसा मुंडा के जो सपना था वो अधूरा रह गया वो पूरा करना है। हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह जैसे गोंडवाना वीरों के सपने को पूरा करना है। इसलिए तुमको आने वाले समय में विधायक और सांसद बनना है, और जो दहाड़ सड़क पे लगाते वही दहाड़ हमको विधानसभा और लोकसभा के भीतर लगाना है। इसीलिए जयेश मिशन युवा नेतृत्व हमको समय की मांग है, हमको जरूरत है पढ़े लिखे युवा आगे आए। और डॉक्टर हीरालाल अलावा आप लोगों के साथ में है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा में है। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर हीरा अलावा जैसे एक नहीं, हमको कम से कम 47 के 47 सीट ये विधानसभा सीट में चाहिए, तभी हमको ये अधिकार मिलेंगे। क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हमें कहा, एक बात बड़ी अच्छी सिखा के गए हैं कि अधिकार हमारे जीने के, तो बोलो चढ़ के लेके सीने से, एक बार जोर से नारा लगाना, अधिकार हमारे जीने के, चढ़ के सीने से। ये हमारी माताओं बहनों की आवाज बहुत कम आ रही है। खाना कम खा के आए हैं, भूख लगी, ज्यादा भूख लगी है, समझ सकते, टाइम हो गया। एक बार जोर से बोलो फिर भी कि अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के, अरे लड़ेंगे लड़ेंगे। आप लोगों में, आप सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश से देश की सरकार आदिवासियों के ऊपर केंद्रित हो चुकी है कि आदिवासी क्या बोल रहा है, आदिवासी क्या चाहता है। अभी तक सरकारों को पता ही नहीं था कि आदिवासी क्या चाहता है। हम 5वीं अनुसूची चाहते हैं, हम 6वीं अनुसूची चाहते हैं। हिम्मत है तो लागू करके दिखाओ, ग्राउंड पे नियम रेगुलेशन बना के दिखाओ। और जो सरकारें 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू नहीं करेगी, हम उनको उखाड़ के भी फेंक देंगे। इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ। तो हमारा नेता कैसा हो तो जय आदिवासी कहता हो। ये हमारी माताओं को बात समझ में आएगी। हमारा नेता कैसा हो जो जय आदिवासी कहता। आप बोल नहीं रहे हैं, ये चुनाव में बोलना पड़ेगा तो बदलेगा, नहीं तो ये 70 साल से हमको बेवकूफ बना रहे हैं, आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो बोलो कि हमारा नेता कैसा हो, जय आदिवासी कहता हो, हमारा नेता कैसा हो, जय आदिवासी कहता हो। ये नारा जिस दिन ये राजनीतिक पार्टी के नेता वोट मांगने आएंगे उस दिन बहुत काम आएगा। इसकी कोई कीमत नहीं इस नारे की। आधे नेता लोग ये नारा सुन के गांव में घुसेंगे नहीं, और घुसेंगे तो पहले जिगरा पैदा करके आएंगे कि बोलना पड़ेगा रे जय आदिवासी। तो ये देखो, ये बहुत काम का नारा है, और ये चुनाव में इसको भरपूर इस्तेमाल करेंगे। गांव-गांव, गली-गली, हर आदिवासी क्षेत्रों में इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई नेता वोट मांग रहा है, सभा ले, तो वहाँ एक नारा जरूर होना चाहिए कि हमारा नेता कैसा हो, जय आदिवासी कहता हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस संवैधानिक व्यवस्था के भीतर हमको देने वाला कोई नहीं है। जो कुछ मिलेगा लड़ के मिलेगा, छीन कर मिलेगा और बोल कर मिलेगा। अगर हम चुप रहे तो कभी हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछले 75 सालों में हमारा ये समाज इतना भोला भाला रहा कि हम चुपचाप रहे, हम देखते रहे, कभी मांगा नहीं। लेकिन आजादी के 75 साल बाद जयेश जैसे क्रांतिकारी वैचारिक संगठन के माध्यम से हम सरकारों से 5वीं अनुसूची मांग रहे हैं, सरकारों से 6वीं अनुसूची मांग रहे हैं, सरकारों से जंगलों पे अधिकार मांग रहे हैं। और जो सरकार नहीं देगी वो सरकार हमारी नहीं हो सकती है। इस बात की मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नए युवा नेतृत्व आप लोग दीजिए। जब डॉक्टर हीरालाल अलावा की जरूरत पड़ी, हम आपके साथ में विधानसभा में आपके हर मुद्दों की लड़ाई लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। आप लोगों की इसी लड़ाई के कारण मुझे आदर्श युवा विधायक 2021-22 का अवार्ड भी महाराष्ट्र की पुणे यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को हमारे आदिवासी समाज के 47 के 47 विधायक लड़े। और वे विधायक पैदा नहीं होंगे,
ये विधायक जब जब राजनीतिक पार्टियां बनाती रहेगी कभी आपका भला नहीं होने वाला है। जिस दिन हमारा समाज विधायक और सांसद बनाने लग गया उस दिन आपके अधिकार मिलेंगे। ये बात आप दिमाग में अपने जहन में डाल लो मेरे भाइयों। आखिर में 3 नारे के बाद में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और मैं सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में लगभग 800 आदिवासी समुदाय है और 800 समुदाय के साथ, ये तो नोटिफाइड ट्राइबल है, और 800 के बाद 800 के लगभग और ऐसे ट्राइब है जो नॉन नोटिफाइड है। तो हमारे युवाओं के कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे देश के आदिवासी समुदायों को, जिसमें भील, भिलाला, कोरकू, मुंडा हो, जितने भी आदिवासी समुदायों को हम जब तक एक मंच पे नहीं लाएंगे तब तक हमारी लड़ाई अधूरी की अधूरी रहेगी। इसलिए नई पीढ़ी की नए युवाओं के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत के अलग अलग समुदायों को एक मंच पे लाओ। और देश से अच्छा इस देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि हमने किसी एक जाति की बात नहीं कही है। और हम तो चाहते हैं कि समाज में बदलाव के लिए अगर अन्य वर्ग भी देश से जुड़ेगा तो इस भारत की राजनीति को बदल के रख देंगे हम। इस बात का मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। कचनार के इस पवित्र धरा को श्री चरणों में नमन करता हूँ। हमारे बड़ा देव को तहे दिल से उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। हमारे पुरखों को नमन करते हुए आप सभी कचनार वासियों को और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद और इनके एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद।